तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलिस्ट्रेशन 10। ठीक है, ये भी सेम वही है, डिसीजन ट्री वाला है, आपको डिसीजन ट्री बनाना है। सबसे पहले आपको आउटफ्लो क्या है अपना वो लिखना है। इस क्वेश्चन में आउटफ्लो दे रखा है 80 का और कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। ईयर फर्स्ट की प्रोडक्ट ये दे रखी है, आफ्टर टैक्स विल बी 50,000 और इसकी ये दे रखी है, उसका कैश फ्लो ऐसे दे रखा है। ठीक है, वो नीचे भी दिया हुआ है सेम डिटेल, बस यहाँ प्रोडक्ट दे रखी हुई थी। तो आउटफ्लो हमारा था 80,000 का। ठीक है, 80 के बाद हमारे फर्स्ट ईयर के दो कैश फ्लोज हैं 50 और 60। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है फर्स्ट ईयर की, तो जो 50 उसकी तो दे रखी है 0.40 और इसकी 0.60। ठीक है, ये मैं 0 टाइम लिख लेता हूँ इसको। ये फर्स्ट ईयर है, फिर देन उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर की तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखी है 24,000 32 एंड 44 40 50 एंड 60। और इनकी प्रोबेबिलिटी आप लिख लो। ये किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको जो इन प्रोबेबिलिटी निकालने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप पाथ बना लो, पाथ 1 2 3 4 5 6 पाथ हो गए। यहाँ पर आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। कैसे निकलेगी, पहले कैसे निकलेगी 40 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 ईयर्स दिए हुए ना, फिर वापस से 40 मल्टीप्लाई 30, फिर से 40 मल्टीप्लाई बाई 50, फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 40, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.50, 60 मल्टीप्लाई बाई 0.1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको जॉइंट प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर किया ना इन्होंने, जॉइंट प्रोडक्ट मिल जाएगी हमको यहाँ पर। उसके बाद आपको एनपीवी निकालनी है। तो अब आपको पता लगी गए 1 2 3 4 5 6 7 6 ही है ना, 6 है। ठीक है, यहाँ पर ईयर 1 कैश फ्लो एंड ईयर 2 कैश फ्लोज। ईयर 1 आपको पता है क्या होंगे। ठीक है, 3 पद के लिए तो 50 है, बाकी 3 के लिए 60 है फर्स्ट ईयर के। उसके आपको दे रखे हैं 44 40 50 60। ये आपको इनको डिस्काउंट करना है फर्स्ट ईयर के।
डिस्काउंटिंग रेट से और सेकेंड ईयर के डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट करना है आपको इनको। ये कर रहे हैं ना यहाँ पर डिट्टो, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल कैश फ्लो आ जाएगा यहाँ पर। ये आप वाले को यहाँ पर कर दिया ना इसने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड ईयर के, आपके टोटल कैश इन पीवी कैश इनफ्लोज आ गए हैं। आपको इनसे एनएवी निकालनी नहीं है। अब वही अब क्वेश्चन में जैसे पूछता है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल दी, फिर पूछ रहा है कि एनपीवी क्या होगी इस केस में, वर्स्ट आउटकम। अब वर्स्ट आउटकम में देखो क्या होगा, वर्स्ट आउटकम सबसे ये हो रहा है, सबसे कम आउटकम यहाँ पर आ रहा है, ये देखो एनपीवी नेगेटिव में है सबसे ज़्यादा, तो यही होगा वर्स्ट आउटकम इसके अंदर 8%। ठीक है, और यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी से देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी इसने निकाल दी। फिर बेस्ट आउटकम में क्या होगा, बेस्ट आउटकम क्या है इसमें, बेस्ट आउटकम है ये वाला 6th ईयर का, बेस्ट आउटकम 5th 30% एनएवी एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है इतने का। ये देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसके बेस पे कर रहा है, एक्सपेक्टेड एनपीवी ज़्यादा होगी और सबसे लोवेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग है। ये हो गया, और ये क्या बोला है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड, हमारे प्रॉफिट ही हो रहा है एनपीवी, ठीक है, प्लस में आ रही है। कहते हैं ऑप्शन इन बजट कैपिटल वेस्टिंग रियल ऑप्शंस, इसके क्वेश्चंस। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा बता दूँ इसमें क्या होता है। इसमें भी दो मेथड है, इसमें भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड तो क्या बोलता है सेंसिटिविटी के अंदर कि आपको जो सेंसिटिविटी है वो है ऑफ प्रोजेक्ट कंसिडरिंग a fixed percentage adverse change, fixed percentage change या variance in each factor, डिफरेंस हो ईच फैक्टर में। पहला तो ये है, इसमें क्या होता है ना कि या तो कैश फ्लो को बढ़ा देंगे फिक्स परसेंटेज से, या इनफ्लोज को हम कम कर देंगे फिक्स परसेंटेज से, या डिस्काउंटिंग रेट को भी कम कर देंगे या बढ़ा देंगे, ये होते हैं। और सेकंड होता है जिसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसमें क्या बोलता है कि सेंसिटिविटी है ना, जो सेंसिटिविटी है ऑफ प्रोजेक्ट, सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट in relation to each factor, such that NPV of project become 0। इसमें आपको NPV क्या माननी है, 0। तो NPV आपको पता है कैसे निकलती है, NPV इक्वल होता है PV ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस
आउटफ्लो, ठीक है, ये होता है। अब जब एनपीवी ज़ीरो हो गई है तो आपको हर फैक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है। कभी आप पीवी फैक्ट इसको आप क्या कर सकते हो, ये दे रखा है, मान लो इसको एक्स मान लिया, तो हमने इस ज़ीरो के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अलग अलग सिनेरियो होंगे, वो क्वेश्चन में देखते हैं डायरेक्टली, क्वेश्चन में डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, लाइफ 3 ईयर्स की है और एनुअल कैश इनफ्लोज दे रखे हैं 2 लाख के, कैश इनफ्लोज दे रखे हैं 2 लाख के, एंड आउटफ्लो दे रखा है 1.5 लाख का, एंड एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट दे रखी है 10%। कैलकुलेट करना है एनपीवी और कंडक्ट ए सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द रिलेवेंट फैक्टर। रिलेवेंट फैक्टर कौन कौन से हो गए इसमें? रिलेवेंट फैक्टर तो एक लाइफ हो सकती है, एक हमारे इनफ्लो हो सकते हैं, एक डिस्काउंट रेट हो सकती है, और एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। ये रिलेवेंट फैक्टर है। पहले नॉर्मल आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेट करनी है आपकी। तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, देखो एनपीवी, यहाँ पर आउटफ्लो आता है, तो आपका आउटफ्लो दे देगा 1 लाख का, ठीक है, एंड एनुअल कैश फ्लो हमको दे रहा है 2 लाख का, 2 लाख का इनफ्लो है लेकिन 1.5 लाख का आउटफ्लो भी है, तो नेट 50, नेट 50 है। एनुटी फैक्टर से भी आप इसको पीवी कर सकते हो डायरेक्ट, या सिंगल सिंगल कर सकते हो, लेकिन मैं एनुटी से ही कर देंगे, क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रखा है। अब के एनपीवी आ जाएगी 24,300 की एक्सपेक्टेड एनपीवी। अब ये चेंज करने के लिए बोल रहा है, फैक्टर्स को चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने फैक्टर्स को चेंज करा है, इन्वेस्टमेंट को, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को इन्होंने चेंज करा है, इन्वेस्टमेंट को एक्स मानते हुए इन्होंने कैलकुलेशन की है कि इन्वेस्टमेंट हमारा एक्स है। अब 0 एनपीवी पे हमको देखना है, वही जो हमने निकाला था। अब जब एनपीवी हमारी 0 हो गई, ठीक है, और हमारे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एज इट इज़ है, और ये हमको एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं मिसिंग फिगर, क्योंकि हमारा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज अभी क्वेश्चंस में आया था ना, 1,24,300 माइनस एक्स, तो हम एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये वाली। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सो इन्वेस्टमेंट कैन बी हाई एज ए appraisal advice invest become incorrect, in other words original estimation increase by more than 24,300 या 24,300, तो इस एनपीवी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। फिर सेकंड इन्होंने चेंज करा है लाइफ के अंदर, आपके पास लाइफ को एक्स माना है, उसके अकॉर्डिंग जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो तो 1 लाख का ही है, यानी जो फैक्टर आप चेंज कर रहे हो ना उसी को चेंज करो, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। जैसे इन्वेस्टमेंट को एक्स माना था तो इन्वेस्टमेंट को एक्स माना, बाकी सबको सेम रखना है। अब इसमें लाइफ एक्स माना है, तो जो हमने डिस्काउंटिंग वगैरह की थी, जो डिस्काउंटिंग 3 ईयर्स की थी, उसके लिए हमको पता नहीं ना लाइफ क्या है, तो लाइफ देखो बैलेंसिंग फिगर से इन्होंने निकाली है,
यूज सिंपल इंटरपोलेशन वी गेट 2.35 ईयर निकल जाएगा। इंटरपोलेशन आपको आता ही है, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज सिंपल इंटरपोलेशन, ठीक है। सो इफ लाइफ ऑफ अ सेट डिक्रीज बाय मोर देन 0.65 ईयर एंड और 21.67% द एनपीवी विल नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड वाले सिनेरियो में इन्होंने जो नेट कैश फ्लो था उसको अब एक्स मान लिया है, जो कैश फ्लो से एक्स मान लिया है, और आपकी जो डिस्काउंटिंग नंबर्स है वो एज इट इज़ आ गए हैं। तो यहाँ पर कैश फ्लो यहाँ पर ये निकल के हैं। तो पहले क्या थे 50, अब क्या हो गए इतने, तो इतने सारे डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो एनपीवी नेगेटिव बता रहा है। अब डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट को एक्स मान लिया है, तो 3s के लिए ये था पीवी एनओटी फैक्टर कर रहे थे ना, ये वही करा है। फिर उन्होंने क्या करा, हर जो भी स्टेप थी हर स्टेप की इन्होंने सेंसिटिविटी मेजर करी। जैसे इसमें ये थी, इसमें ये वाली सेंसिटिविटी थी, इसमें ये सेंसिटिविटी थी, इसमें ये वाली सेंसिटिविटी थी। तो इन सबको एक साथ टेबल फॉर्म में समराइज कर दिया है। ये है सिनेरियो एनालिसिस, इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। स्पार्क लिमिटेड इज़ ए कंपनी दैट स्पेशलाइज इन बिल्डिंग ट्रैक्स फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए बिल्डिंग ट्रैक्स बनाते हैं ना। द कंपनी इज़ अ प्रोसेस ऑफ bidding for a new interstate train project. The chief bidding engineer has come up with a net present value estimate। इतनी करी इन्होंने। यहाँ पर ये हमारी एनपीवी आ गई है, एनपीवी दी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है एस्टिमेटेड करंट प्रोजेक्ट की। His inputs include the company's weighted average cost of capital। यहाँ पर ये WACC के लिए बोल दिया कि WACC दे रखी है, तो ये हमारे डिस्काउंटिंग रेट का काम करेगी, ठीक है ना। देन अ कैश इनफ्लोज ऑफ 2000 करोड़ विच आर एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में हमको 2000 का कैश फ्लो मिलेगा, और एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर 1, 2 and 3 300 करोड़ का होगा हर साल का कैश आउटफ्लो। एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यू हैव मेड द फॉलोइंग। प्रेडिक्शन करने के लिए बोल रहा है। प्रेडिक्शन बोल रहा है, पहला प्रेडिक्शन बोल रहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो निकालो। यू प्रिडिक्ट ए वेट WACC ऑफ 6.5%। कैश इनफ्लोज है 2100 करोड़ के एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड कैश आउटफ्लो है आपके एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड 500 करोड़ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये भी कैश आउटफ्लो दे रखे हैं 400 एंड 500, और ये सेकेंड ईयर के एंड में हमको मिलेगा 2100 का कैश इनफ्लो, ठीक है। और वर्स्ट केस के अंदर बोल रहा है कि प्रिडिक्ट करना है आपको WACC ये यूज़ में लेनी है, और कैश इनफ्लो दे रखे 1200 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड कैश आउटफ्लो 200 करोड़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर 4 ईयर। यानी कैश आउटफ्लो है ना जो आपके, वो है 200 करोड़ के हर साल 4 साल तक। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑल सिनेरियोज में 0 दे रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 0 दिया हुआ है। आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें बेस की तो पहले से दिया हुआ था हमको। ये जहाँ पर बेस केस है उसमें 8% की WACC 2000 करोड़ का एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो आ गया, और फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर हमको क्या आउटफ्लो होंगे। तो इससे हमको एनपीवी दी हुई है निकाल के, पहले से ही हमको निकालनी थी इन दोनों की। इसकी निकालनी है पहले तो बेस्ट वाले की। तो एक बार देखो, बेस्ट वाले की इसे निकल सकती है बेस्ट, ठीक है। ईयर आपको पता है 1 और 2 ईयर ही दिए हुए हैं, और जो इनफ्लो आएगा वो सेकेंड ईयर के एंड में आएगा। जो इनफ्लो आएगा वो सेकेंड ईयर के एंड में आएगा, और सेकेंड ईयर के एंड में आउटफ्लो भी है। तो हम इस आउटफ्लो को नेट कर लेते हैं यहाँ पर।
यानी ये हमारे हो गए 1600 और नेट, और ये 400 का माइनस है हमारा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये माइनस में। अब डिस्काउंटिंग रेट आपको दी थी WACC की, तो PV फैक्टर आपको ले लेना है। कितना है PV फैक्टर? 6.5% के अकॉर्डिंग है ना। तो फर्स्ट ईयर का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 1/1.065, तो ये आया हमारे, मैं 4 डेसिमल्स में ले रहा हूँ उसको, ठीक है, 9399 9390, ठीक है, ये आ रहा है। एंड सेकेंड ईयर का 0.8817, इसको थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा वो चला गया। इसको नेट कर देते हैं यहाँ पर। ये आ गया हमारा, इसको राउंडेड ऑफ करके इन्होंने कर दिया है करोड़ रुपये, ठीक है। ये हमारी NPV हो गई है, पॉजिटिव है। एंड सेकंड वाले में बोलता है कि 9% की आपको WACC लेनी है 1200 करोड़ का। एंड ऑफ द, ये क्या है हमारा, इनफ्लो है 1200 का। फोर्थ ईयर के एंड में 1200 रुपये मिलेंगे, और 4 साल तक हमको हर ईयर 200 आउटफ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेता हूँ, ईयर 1 से 4 साल तक तो हमको आउटफ्लो, जो कैश इनफ्लोज है उसकी जगह हमको आउटफ्लो मिल रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया हुआ है माइनस में, और फोर्थ ईयर के एंड में जो मिलेगा वो मिलेगा 1200 का, ठीक है, इनफ्लो मिलेगा। डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पर जो है 9% बताई थी, ठीक है। अगर मैं उसका करूँ 1.1 डिवाइड बाई 91234 GT, 1 डिवाइड 1.09 GT, ये इसका एनुटी फैक्टर आ गया 2397, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। एंड फोर्थ ईयर का क्या होगा 1234.7084, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई बाय 2397, ये आ गया हमारा 64794, माइनस में 1200 मल्टीप्लाई बाय माइनस करना है इससे, इनको भी इन्होंने 202 करोड़ में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, जो बेस्ट के अंदर तो आपका इतना है NPV क्या, और इसमें ये है। तो क्वेश्चन नीचे क्या बोलता है, फ्रॉम द सिनेरियो एनालिसिस वी फाइंड दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बिटवीन 202 करोड़ से लेके 1035 करोड़ के बीच में है। मोस्ट लाइकली फिगर टू 814.50 करोड़ इसमें कवर हो गया है। तो NPV इज़ लाइकली टू वेरी विद इन द रेंज 202 से, ये रेंज बना दी है, कुछ भी नहीं था इसमें, नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन करते थे वैसे ही है, बस WACC दिया था। फिर अब आता है मोंटे कार्लो के शायद क्वेश्चंस दिए हुए नहीं दिए हुए हैं इसके। बाकी अब एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, कितने हैं, चलो कोई नहीं, करते हैं इनको।
वही वाले क्वेश्चन से जो हमने पहले करे थे स्टार्टिंग में। वही वाले क्वेश्चन से कंपनी कंसिडरिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। प्रोजेक्ट एक्स की कॉस्ट दे रही है 3 लाख, प्रोजेक्ट वाई की कॉस्ट है 3,60,000। आपको वैल्यू दे रखी नीचे है प्रेजेंट वैल्यू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट ऑफ एनपीवी और सॉरी प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई दिया हुआ है, एनपीवी एस्टिमेटेड निकाली हुई है, हमारे को नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, हमको एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एनपीवी हमको कैलकुलेट कर लेनी है इससे फटाफट। कैसे होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये देखो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी एक्सपेक्टेड आ गई। ठीक है, अब 30 में से 90 लेस करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस के 60,000 में से माइनस के 90,000 लेस करेंगे तो 30 माइनस के, और 1,20,000 से हम 90 माइनस करते हैं तो 30,000 आते हैं, और इसमें से 90 माइनस करते हैं तो 60,000 आते हैं। ये आ गए। इसका स्क्वायर कर लेना है यहाँ पर, प्लस में करने के लिए इनका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, फिर इनका टोटल करके उसका वेरिएंस, ये वेरिएंस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। हाँ, वेरिएंस आ गया है हमारे पास। ठीक है, सेम इसका भी ऐसा ही करना है, और ये भी हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया है। परसेंटेज स्क्वायर में होता है, इसको रूट में करके स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे। ये देखो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने निकाल लिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो ये हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन आए थे हर प्रोजेक्ट के, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी करनी है, जो एक्सपेक्टेड एनपीवी ये वाली आई थी। ठीक है, ये भी हो गया। कोएफिशिएंट जितना कम होगा उतना बेटर होता है। एक्स में देखो कम है, इसमें ज़्यादा है, तो वाई क्या है, ज़्यादा रिस्की है, तो हमको कम वाले पे जाना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लोज। अब जो हमारे पास है, अब इसमें हमको दिया हुआ नहीं था ना, डिस्काउंटिंग रेट नहीं दी हुई थी, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रोजेक्ट एक्स के 90 और 3 लाख के इनफ्लोज तो दिया ही था हमको। क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो हमारे पास ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, 3 लाख और 3,60,000। प्रोडक्ट निकालनी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि विच प्रोडक्ट डू यू कंसिडर रिस्कियर एंड वाई। तो इन्होंने बस रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने निकाल दी। सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, फिर रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी सी 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, नेट कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनका, प्रोजेक्ट लाइफ दी हुई है, तीनों की 5 साल है, इक्वल है। एनुअल कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं 30,000 हर 5 साल तक मिलेंगे, 42,000 हर 5 साल तक मिलेंगे, और 70,000 हर 5 साल तक मिलेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता था, देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी। ऐसे कैलकुलेट होता है, तो इसका मतलब अभी आगे देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1 2 3, यहाँ पर रेंज दी हुई है। तो हमारे जो ये प्रोजेक्ट फॉल कर रहे हैं, ये एक तो फॉल कर रहा है इसमें, एक कर रहा है 0.08 में, एक 1.2 में, तो ये पर यहाँ वाली लगेगी, एक किस में कर रहा है 8 में ये, और एक ये। हमारे 3 ही काम किए, बाकी और कुछ भी काम किया नहीं है। हमको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दे रखी है। अब इस डिस्काउंटेड रेट से आपको एनपीवी निकाल लेनी है। ये देखो प्रोजेक्ट ABCD दिए हुए हैं हमको, 3 प्रोजेक्ट, नेट कैश आउटफ्लो दिया हुआ है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है, इसकी डिस्काउंटेड रेट दी हुई है, एनुअल कैश फ्लो दिया हुआ है,
इन्हीं के हमको ये जो है ना, ये एन्युटी फैक्टर्स हमने लिए हैं डायरेक्ट 5 साल के हर परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और इनको इससे मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू निकाली है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज निकाले हैं। और जो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज निकाले हैं उसमें से आप क्या लेस कर देते हो, आउटफ्लो लेस कर देते हो। ये देखो यहाँ से ये आउटफ्लो, इसमें से इसको लेस कर दिया तो हमारा एनपीवी कैलकुलेट हो गया हर प्रोजेक्ट का हमारा एनपीवी हो गया। ये हमको निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन ने यही निकालने को कहा था, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया है वही हमको देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हर ईयर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। हर ईयर क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट ईयर में 4 प्रायोरिटी दिए और चारों के कैश फ्लोज दिए हैं आफ्टर टैक्स। इसमें भी ऐसे दिए हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। क्या बोल रहा है, स्काई लार्क एयरवेज इज प्लानिंग टू अक्वायर ए लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइंग क्लासेस क्लाइंट एट इन्वेस्टमेंट ऑफ द 50 लाख एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स द नेक्स्ट 3 years फॉलोअर दिए हुए हमको, ये प्रायोरिटी दी है, ठीक है। कंपनी विश टू टेक कंसिडर ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू एयरलाइंस ऑपरेशन। कंपनी वांट्स टू नो, कंपनी जानना चाहती है कि एक्सपेक्टेड एनपीवी वेंचर एज्यूमिंग इंडिपेंडेंट प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 8% रिस्क फ्री रेट। हमको 8% की आरएफ दे दी है जो हमारी कैलकुलेशन में काम आएगी, डिस्काउंटिंग रेट है। फिर हमको बोलता है कि आप है ना पॉसिबल डेविएशन इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, फिर बताओ आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल बस्टिंग का क्या डिसीजन होगा। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पूछ लेता है आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की रिस्क को डिनोट करता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को डिनोट करता है परसेंटेज फॉर्म में। तो आपको क्या लेनी है, सबसे कम जो परसेंटेज होती है उस वाले प्रोजेक्ट को आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले भी क्या किया था उसने, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो ज़ीरो थे पीछे से ज़ीरो कर दिए, इन लैक्स के अंदर कैलकुलेशन ला दी, 2 डेसिमल के अंदर कैलकुलेशन को इसने कराया, जिससे क्या है क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बड़ा होने से। तो वही हमको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर इन कैश फ्लो को इनको मल्टीप्लाई करके ये टोटल ले आओ, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे आपका निकल जाएगा, है ना, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। और जो ये हमारे एक्सपेक्टेड आए हैं ये हर साल की, जैसे फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो ये है, फिर सेकंड ईयर का कैश इनफ्लो ये है, और थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो ये है। तो इन तीनों को डिस्काउंट कर लेंगे अपनी डिस्काउंटिंग रेट से, तो ये आ जाएगा हमारे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, माइनस कर देंगे आउटफ्लो, तो हमारा एनपीवी आ जाएगा, एनपीवी आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पॉसिबल डेविएशन एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमको डेविएशन से भी तो निकालने थे, तो डेविएशन हर साल के निकलेंगे, हर एक ईयर के निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो ये आया था ना, ये हमारे पास जो 27 लाख बोल लो, 27 जो भी है, ये 27 आए थे, एंड इधर ये हमारे पास ये आया था 29। तो इसमें से इसको लेस करना है, ठीक है, इसमें से इसको लेस करते चलना है आपको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे ना, सेम वैसे ही इसको लेस करना है यहाँ से, ठीक है, सेम ऐसे ही कर रहे हैं। देखो लेस करने के बाद में इसको स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी वेरिएंस में आती है, वेरिएंस स्क्वायर में इसको रूट करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हैं। फिर देन सेकंड का भी हम ऐसे निकालेंगे, फिर थर्ड का भी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, इनको ऐसे दिया हुआ है, अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार बता देता हूँ ये कैसे है। ये एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू पीवी निकाल रहे हो आप डेविएशंस का, जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, या प्रोजेक्ट बोल लो, जो प्रोजेक्ट दिए हुए थे उसके लिए कर दिया है 8540 9861 एंड 7429, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करना है, 8% है ना, 8%,
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2 years, 4 years एंड 6 years ऐसे दिए हुए हैं। नॉर्मल आपको डिस्काउंट कर लेना है। जैसे मैं करता हूँ 1.08, 1 डिवाइड बाई 1.08, 857 234.735056। थर्ड वाले में बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट मेजर द डेविएशन फ्रॉम ए सेंट्रल नंबर, जिसको मीन बोलते हैं। भाई कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट विच ए लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विल बी प्रेफर्ड इफ साइज आर हेटेरोजेनस। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग ट्रू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ द बोथ प्रोजेक्ट इज 5 लाख, दोनों की 5 लाख दे रखी है, वैल्यू भी और लाइफ भी 5 साल की है। पॉसिबल सिचुएशन एनुअल कैश इनफ्लो प्रॉपर्टी दी हुई है। यानी इसमें ये बताना चाह रहा है आपको कि प्रोजेक्ट ए के जो गुड कंडीशन में जो कैश फ्लो होते हैं वो ये होते हैं, नॉर्मल में ये होते हैं और वर्स्ट केस में ये होते हैं, ऐसे ये होते हैं। तो ये लगातार 5 ईयर्स तक चलेंगे। 1 to 5 ईयर्स के आएंगे आपके, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स के हैं ये। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। क्या एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकालेंगे आप? सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जैसे ये किया था ना, वैसी प्रोसेस है इसकी भी। शॉर्ट में कर रखा है ये। अगर आपको वैसे करना है तो वैसे आप कर सकते हो। से ईयर आप लिख दो, सॉरी ईयर नहीं, कंडीशंस है ना, जो सिचुएशंस। आपकी सिचुएशंस क्या है? एक तो गुड सिचुएशन है, एक नॉर्मल सिचुएशन है और एक वर्स्ट सिचुएशन है। इसमें आपके प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं जैसे, तो 6 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs। यहाँ पर ये 4 लाख आ रहा है, कर लोगे तो 4 लाख ही आएगा। अब ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेड आ गया ना अपने पास में। तो इससे क्या होगा कि
कि जो हमारे कैश फ्लोज थे ना, जैसे 6 लैक्स माइनस 4 लैक्स इक्वल 2 लैक्स। गुड के अंदर नॉर्मल में क्या है 40 माइनस 40 सॉरी 4 लैख तो 0 आ जाएगा, एंड इधर है 2 तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको बताया, अब माइनस माइनस इसको स्क्वायर कर लेंगे। अभी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जाएगी, जैसे देखो ना ये कर रहा है यहाँ पर, कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, यानी इसको स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। तो डायरेक्ट कर दो आप, डायरेक्ट क्या करो आप, जो इसको स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट ही। जैसे 2 लाख माइनस का इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से, 0.30 से। ये देखो ना कितने डेसिमल्स में चली हुई कैलकुलेशन। ऐसे आपको कर लेनी है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की। और आपको जो एनपीवी आएगी वो एनपीवी देख लीजिए कितनी ज़्यादा आ रही है, इसकी एनपीवी और इस वाले क्वेश्चन की एनपीवी दोनों इक्वल आ रही है। अब ये दोनों इक्वल आ रही है तो आपको किसके बेस पे करना है, अब स्टैंडर्ड वेरिएंस के बेस पे चेक करना है। अब स्टैंडर्ड वेरिएंस देखो यहाँ पर ये ज़्यादा आ रहा है इसका और इसका कम आ रहा है, तो रिस्की कौन सा हो गया, ज़्यादा रिस्की। तो प्रोजेक्ट ए ज़्यादा रिस्की है, तो आपको कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, प्रोजेक्ट बी आपको एक्सेप्ट करना है। रिकमेंडेशन बी के लिए बोलेगा शुड भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसका रिस्की है पोर्शन। यानी कि अगर आपको जैसे मान लो एनपीवी पे आपको डिसीजन देना है, आप दोनों की एनपीवी इक्वल आ गई, दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी इक्वल आ गई, तो आपके पास दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आप ले सकते हो। उससे आपको पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द केस में सेम नहीं आता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कंपनी कंसिडर प्रोजेक्ट एक्स ऑन बाय फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है डिट्टो, हमने पहले भी करा था। इसमें बोल रहा है विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड हैज़ ऑन द अबाउट डेटा। अबाउट डेटा के हिसाब से अगर आपको देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड एनपीवी दी हुई है। एक्सपेक्टेड एनपीवी के हिसाब से तो हमारा वाई बेस्ट है, क्यों इसकी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसकी रिस्क ज़्यादा है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से हमारा वाई बेस्ट है। देखो क्वेश्चन क्या बोलते नीचे बोल रहे हैं ना पहले में कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट एस चूज बिकॉज इट लेस रिस्की। देखो प्रोजेक्ट है ना जो एक्स है वो लेस रिस्की है वाई हैविंग हायर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद बोलता है आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप चेक कर लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे चेक करोगे आप कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 75,000 डिवाइड बाय 1,06,000, तो ये आपका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया दोनों का। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसका लोअर होगा वो बेस्ट है। अब देखो इस केस में ये पर लोअर कौन सा है, वाई का लोअर है, तो वाई हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। विच मेजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन एंड वाई, क्यों है, कौन सा है और क्यों है ना। देखो क्या बोल रहा है इसमें आंसर, however the NPV method is such as a conflicting situation is best because the NPV method is in compatibility with the objective of wealth maximization in terms of value। NPV बेस्ट बताया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, NPV मेथड सही रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल एक्स एंड वाई। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, हाँ अलग है, बस जो डेटा अलग है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब हमको अप्रोच से इनकॉर्पोरेट रिस्क वेस्टिंग रीजन द करंट यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड की 10% दे रखी है। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में जो हमारी कैश इनफ्लोज है ना उसको हमको सर्टेन करना होता है। वो क्या है, एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो रिस्की होते हैं, उनको सर्टेन करना होता है। फिर जो सर्टेन
आते हैं, जो सर्टेन कैश इनफ्लोज आएंगे, उनको हमको डिस्काउंट करना है आरएफ से, और उससे हमको एनपीवी कैलकुलेट करनी है। फॉर देखो ईयर 1, 2, 3 कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, ठीक है, और इसकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको जो सर्टेन कैश फ्लो आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर सर्टेन कैश फ्लो आ जाएंगे, इन सर्टेन कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंटिंग के फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। देखो क्या करना है कि स्टेटमेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक्स प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, तो एक्स प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो कैश इनफ्लोज हैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा है सर्टेनिटी से, तो एडजस्टेड कैश फ्लोज आ गए। इस एडजस्टेड कैश फ्लोज को ये डिस्काउंट कर रहा है पीवी, जो हमको दिया होता है, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो उससे डिस्काउंट करके जो वैल्यू आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। इसको माइनस कर देना है आपको आउटफ्लो से, तो आपका जो एक्सपेक्टेड नेट एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी आपकी आ गई, माइनस के अंदर आ गई। ऐसी प्रोजेक्ट वाई की चेक करनी है। अब प्रोजेक्ट वाई की तो प्लस में आ रही है, प्रोजेक्ट वाई की क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। ये कैसे अटक गया, हाँ पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई थी। क्या हुआ इसमें, हाँ पॉजिटिव आ गई थी। पॉजिटिव आने के बाद में हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट वाई बेस्ट है। प्रोजेक्ट वाई बेस्ट है। इफ रिच एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज रेट मेथड यूज, विच प्रोडक्ट शुड बी एनालाइज विद द हायर रेट। तो इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बता रहा है हमें, since certainty equivalence coefficient of the project X is lower than the Y, project X is riskier than the project Y. Therefore, if risk adjusted discount rate method is used, then the project X would be analyzed with the higher rate. बस चुनिए, ये क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। प्रॉफिटेबिलिटी डिमांड दे रखा है, प्रॉफिट इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड वीक डिमांड। ये एक तरीके से आप कैश फ्लो ही मान सकते हो। देखो कैश फ्लो दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग डिमांड के ऊपर आपका ये कैश फ्लो है, और वीक डिमांड पर आपका लॉस हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर 1500 है, इसमें 500 है। आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्या करना है आपको पता है। भाई आपको मल्टीप्लाई करना है, ये देखो यहाँ पर कर ही रहना ये। प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी के अंदर प्रॉफिट माइनस लॉस, इन दोनों को डिस्काउंट वो मल्टीप्लाई कर देगा प्रोबेबिलिटी से, तो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों टोटल करेगा तो ये आ जाएगा, इसका करेगा तो ये आ जाएगा। What would be the decision based on expected value if no information about demands were available? अभी हमको ये मान के करना है पहले में कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से आप बताओ कि क्या डिसीजन दोगे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू तो इसकी ज़्यादा आ रही है, उसकी कम आ रही है, तो हमारे हिसाब से प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट बी वुड बी सेलेक्टेड दिस clearly the better option if demand turns out to be weak. However, if demand were to turn out to be strong, project A would be more profitable. There is 30% chance that this could happen. ये होने के 30% चांस है। 30% चांस कहाँ से निकले हैं, वो इससे निकलते हैं, इस प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। फिर बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड की वैल्यू क्या होगी। वीक डिमांड के अंदर तो हमने प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड में हमने प्रोजेक्ट ए सेलेक्ट करा है। प्रॉफिट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से अकॉर्डिंग ये आ रहा है, और पहले हमारा ये था, इन दोनों को इसमें से लेस करके हमारा ये निकलेगा वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन डज नॉट कॉस्ट मोर देन 750 टू कलेक्ट, इट वुड बी वर्थ हैविंग, ठीक है।
फिर से क्वेश्चन है, ये भी सेम है। ए मैनेजर इज ट्राइंग टू डिसाइड विच ऑफ द थ्री ऑफ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेक। ईच ऑफ प्रोजेक्ट लीड टू वेरियस नेट प्रॉफिट विच आर क्लासिफाइड आउटकम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। द मैनेजर हैज़ कंस्ट्रक्टेड द फॉलो पे ऑफ टेबल ऑफ और मैट्रिक्स। कंडीशनल प्रॉफिट टेबल ये हमको दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। देखो अब वही है यार, आपके प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इनको ईयर बोल सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर लो। अगर 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इन सभी का टोटल कर लेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ गई। इन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को 65, 65 एंड 77 और क्या दिया हुआ था इसमें, प्रॉफिट्स